हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने कल बात करी थी मौर्य काल के बारे में। ठीक है, जो मौर्य काल था उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हमारा होगा गुप्त काल। ठीक है, जो गुप्त काल था, गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश। ठीक है, गुप्त काल और वर्धन वंश के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आगामी एग्जाम जो 9 अप्रैल को क्या है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कौन सा ऐसा गुप्तकालीन शासक था जिसको क्या कहा गया था? कविराज बोला गया था। ये बोला गया था हमारा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को बोला जाता था कविराज। और देखिए, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था? तो भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और आता है, नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। कब करता है? 470 ईस्वी से लेकर 430 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के बीच में। ठीक है, फिर देखिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो जो स्कंदगुप्त है इनको किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो ये बोला गया है हमारा कहोम स्तंभ लेख में। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख है उसमें कहा गया है। फिर है, श्रीलंका के राजा थे जो मेघवर्मन, इन्होंने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी हमारा बोध गया में। ठीक है, फिर देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर कला निर्माण, जो मंदिर निर्माण कला था, इसका जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यह हुआ था हमारा गुप्त काल में। ठीक है, निर्माण कला। फिर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से धारण किया गया था, तो इन्हें ये उपाधि कब धारण की थी इन्होंने? ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इनको शकारी कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली थी? तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है शकों का उन्मूलन करने के बाद। इन्होंने क्या किया था? शकों को हराया था। इसके बाद इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और इनको सकारी शब्द से संबोधित किया जाता था। ठीक है, इनको सकारी कहा गया था क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था। फिर देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता होते थे वो कौन होते थे? विष्णु होते थे। ठीक है, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, तो विष्णु उस टाइम पे क्या होते थे? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता होते थे। फिर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के विशेष सिक्के जारी कब किए थे? ये किए थे शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, फिर देखिए, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो महरौली दिल्ली में स्थित एक लौह स्तंभ है, इसकी जो स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था, ये कौन सी सदी में हुआ था? तो ये होता है हमारा 4th सदी में। ठीक है, फिर देखिए, फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। तो जो फाहियान और ह्वेनसांग थे चीनी यात्री, इन्होंने किसके राज्यों को देखा था? तो इन्होंने देखा था हमारा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को। ठीक है, फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी ये किस टाइप की होती थी? ये होती थी राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक होती थी। फिर है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? जो फाहियान द्वारा एक रचित ग्रंथ है फो कुओ की नामक। ठीक है, इसका विवरण, इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है? इसमें विवरण नहीं मिलता है हमारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। ठीक है, बाकी बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें उल्लेख या विवरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्या है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो ये होता है हमारा 16, 17 एवं 19 नंबर के गुफाओं का। ठीक है, 16, 17 और 19 नंबर के जो गुफा है इनका निर्माण कब होता है? गुप्त काल में होता है। फिर देखिए, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? जो अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह, ये किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? ये जुड़े थे हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। फिर है, गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो गुप्त संवत है 319-20, इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो गुप्त संवत का जो प्रारंभ हुआ था ये किस उपलक्ष्य में उन्होंने करा था? ये करा था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, जब इनका राज्यारोहण हुआ था उस टाइम पे इन्होंने करा था। फिर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? जो हरिसेन था ये किस शासक का दरबारी कवि हुआ करता था? ये होता था समुद्रगुप्त का। ठीक है, फिर देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है इसको? ये बोला जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है, इस टाइम पे क्या था? साहित्य और कला अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिर है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? जो सारनाथ का धमेक स्तूप है इसका निर्माण किस काल में हुआ था? ये होता है हमारा गुप्त काल में। फिर है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं जारी हुई थी उनको क्या कहा जाता था? दीनार बोला जाता था। ठीक है, फिर देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? जो कुमार संभव महाकाव्य है ये किस व्यक्ति ने लिखा था? ये लिखा था कालिदास ने। ठीक है, फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो इसका युग है हमारा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त युग। इसकी स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की 430 से लेकर 470 के बीच में। फिर है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो इस टाइम पे भू राजस्व की क्या दर होती थी? ये होती थी हमारा उपज का छठा भाग, मतलब 1/6 होता था उपज का। ठीक है, फिर देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन था ये किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी हमारा गुप्त काल की। फिर है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था हमारा गुप्त वंश के शासकों ने। फिर है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसके प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये किसकी स्मृति में है? ये है चंद्र की स्मृति में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? जो मालविकाग्नि मित्र नाटक था तो इसका नायक कौन था? इसका नायक था हमारा अग्निमित्र। ठीक है, फिर है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें प्रयाग के अभिलेख से। ठीक है, फिर है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में थी? ये थी हमारा गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में क्या थी? स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा ऐसा राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से, हूण मतलब जो तिब्बत वाला एरिया था। ठीक है, तिब्बत वाले एरिया से जो आक्रमण होता था हूणों का आक्रमण, तो उससे अत्यंत विचलित कौन सा वंश हुआ था? कौन सा राजवंश हुआ था? ये था गुप्त राजवंश, गुप्त वंश। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखा? तो यह है जानकी हरण। बाकी देखिए, मालविकाग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं, लेकिन जानकी हरण नहीं है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की करें तो ये कहाँ लिखा था उन्होंने? कण्वाश्रम में लिखा था। ठीक है, कण्वाश्रम में लिखा था। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, जो क्या है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है,
फिर देखिए, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं, इसके सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित है हमारा बाघधार में। ठीक है, कहाँ पर है? बाघधार में स्थित है। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो कदम्ब राज्य की स्थापना किसने करी थी? मयूर शर्मन ने करी थी। तो उसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? ये बनाई थी उसने वैजयंती या वनवासी को। ठीक है, वैजयंती या वनवासी जगह को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। फिर है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो होता है हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन क्या था? बौद्ध राजा था, जो अंतिम राजा था जिसको संस्कृत का बहुत ज्ञान था और महान विद्वान एवं लेखक था। फिर है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर आता है हुइनसांग। ठीक है, फिर है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो जो चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इनको किसने पराजित किया था? ये किया था हमारा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है, फिर है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किस व्यक्ति को बोला जाता है? हर्षवर्धन को बोला जाता है। फिर है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि हुआ करते थे? ये हुआ करते थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। फिर देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब आपको याद कैसे करना है कि ऐहोल अभिलेख किसका है? तो देखिए ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन का है। ठीक है, पुलकेशिन। ठीक है, पुलकेशिन। अब देखिए जो पुल होते हैं, पुल में क्या लगे होते हैं? पुल में जैसे पोल होते हैं ना, नल होते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो उसमें क्या होता है? होल होता है। क्या होता है? होल होता है। ठीक है, पुलकेशिन मतलब पुल में होल होता है, तो होल में क्या है? एहोल। एहोल। ठीक है, होल। पुल में क्या है? एहोल। तो पुलकेशिन, पुल, एहोल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। एहोल अभिलेख किससे है? पुलकेशिन। पुल में क्या है? होल है, मतलब होल। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। फिर देखिए, प्रतापशील, हुण, हरिण, केसरी, महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? जो प्रतापशील है, हुण, हरिण, केसरी है, महाराजा धीराज है, ये सारी उपाधियां किसकी थी? तो ये सारी उपाधियां थी प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ये करी थी कन्नौज। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं गाइज अभी वर्धन वंश। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, वर्धन वंश से पढ़ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सकलोत्तरा पथनाथ। ठीक है, सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? तो सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? तो ये बोला जाता है हमारा हर्षवर्धन को। फिर है, हुइनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हुइनसांग ने शिलादित्य किसे कहा था? हर्षवर्धन को कहा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने करा था? तो ये करा था हमारा हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का ऐसा कौन सा शासक था जो हर्ष का समकालीन था? तो ये था हमारा शशांक। ठीक है, शशांक था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? जो पुलकेशिन द्वितीय थे चालुक्य शासक, इन्होंने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये किया था हमारा नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो जब हर्षवर्धन का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पर जो उत्तर भारत था इसका सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ये था हमारा कन्नौज। ठीक है, फिर देखिए हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी लिखते हैं बाणभट्ट। फिर है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर करता था? ये करता था हमारा प्रयाग में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, ये अभी के टाइम पर किस प्रदेश में स्थित है? ये है हमारा हरियाणा में स्थित। फिर है हर्षवर्धन की बहन थी जो राज्यश्री, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये होता है हमारा किसके साथ? मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ। ठीक है, जो मौखरी राजा थे ग्रहवर्मा, इसके साथ होता है। फिर देखिए हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी हमारा गौड़ नरेश शशांक ने। गौड़ नरेश शशांक ने क्या की थी? राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की थी। ठीक है, फिर है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ठीक है, जो हर्षवर्धन थे इन्होंने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये की थी इन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य पर। ठीक है, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य पर। फिर है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी कौन ले जाता है? ये ले जाता है हर्षवर्धन। फिर है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ये था मथुरा। ठीक है, कवि बाणभट्ट निवासी था। तो कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा हमारा थानेश्वर का। ठीक है, थानेश्वर का निवासी था कवि बाणभट्ट। फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार होता था हर्षवर्धन। फिर है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो महान 2 धार्मिक सम्मेलन हुए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर। तो ये इन्होंने कहाँ पर किया था? तो ये किया था कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में क्या किया था इसने? 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। फिर है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो इस नाटक के नाटककार कौन थे? ये थे हर्षवर्धन। फिर है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को पराजित किसने करा था? हर्षवर्धन ने करा था। फिर अगला क्वेश्चन है आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो ह्वेनसांग को क्यों याद किया जाता है? ये किया जाता है सीयूकी की रचना के लिए। ठीक है, फिर है हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? जो पुलकेशिन द्वितीय था ये कहाँ का शासक था? तो ये होता है हमारा वातापी या फिर बादामी। ठीक है, वातापी या फिर बादामी का चालुक्य शासक था ये। ठीक है, जो चालुक्य थे कितने प्रकार के थे? 3 थे। एक थे वातापी बादामी, दूसरे थे कल्याणी, तीसरे थे वेंगी चालुक्य। ठीक है, तो ये कहाँ का चालुक्य था? ये था वातापी या फिर बादामी का चालुक्य। फिर देखिए हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम था। तो किस बल्लभी नरेश से उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था? जो क्या थी उसकी एक कूटनीति थी? तो वो था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, ध्रुवसेन द्वितीय से क्या किया था? उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा? ताई सुंग थे जो, इनके पास राजदूत किसने भेजा था? तो ये भेजा था हमारा हर्षवर्धन ने। ठीक है, फिर है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग के ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था? तो वो कौन थे? वो थे हमारे वांग ह्वेन से। ठीक है, वांग ह्वेन से क्या थे? चीनी यात्री थे, राजदूत थे जो आए थे भारत में। ठीक है, फिर देखिए किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो वर्तमान में शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? ये बोला जाता है ह्वेनसांग को। और ये उपाधियां किसने दी थी? ये दी थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि कहा था। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो भारत में ये रहता है टोटल 14 वर्षों तक। ठीक है, 14 वर्षों तक ये भारत में रहता है। फिर देखिए ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कहाँ पर करवाया था? कन्नौज में करवाया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है
कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव की आय दान स्वरूप किसने दी थी? तो ये दी थी हमारा हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, हर्षचरित और कादंबरी किसकी है? ये है बाणभट्ट की। ठीक है, फिर है नीति शतक या फिर श्रृंगार शतक, तो ये किसकी है? ये है हमारा भृतहरि की। ठीक है, और फिर है सूर्य शतक। ठीक है, सूर्य शतक किसकी है? ये है मयूर की। फिर आता है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये किसकी है? ये है हर्षवर्धन की। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने 70+ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने गुप्त वंश वर्धन वंश को कंप्लीटली क्लियर कर दिया है, जो आगामी एग्जाम 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करना, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है यार कॉन्टेंट बनाने में, तो आप लोग समझ सकते हैं। एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करना और एक सब्सक्राइब कर देना, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता, फ्री होता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।